नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एचपी टीजीटी कमीशन जो है उसके नॉन मेडिकल का सिलेबस और मेडिकल का सिलेबस जो था वो आ चुका था और अब जो है वो आर्ट्स का सिलेबस भी आ चुका है। तो सिलेबस की बात ना करते हुए, क्योंकि सिलेबस जो है वो अ, एक तरह से कुछ स्टूडेंट्स उस सिलेबस से मतलब खुश भी हैं और कुछ कह रहे हैं बहुत टफ सिलेबस आया हुआ है, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल का है, नेट लेवल का है। उस पे ना चर्चा करते हुए हमने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इसी विषय पर चर्चा करते हुए बहुत टफ है, बहुत हाई लेवल का सिलेबस है, इस बात पर चर्चा करते हुए पढ़ाई अपनी के ऊपर जो है वो फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और कुछ जो है वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमने सिर्फ़ पढ़ना है, वो उस एग्ज़ाम को क्रैक जो है वो कर लेंगे। तो चलिए, सिलेबस चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें सिर्फ़ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है? तो एग्ज़ाम की तैयारी को विषय में ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एसएसटी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो घुमा-फिरा के, ठीक है? घुमा-फिरा के हर बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं और एसएसटी और सीटेट सॉरी एसएसटी के पेपर जितने भी मतलब जिनमें ऐसे पेपर हैं जिनमें सभी में एसएसटी आती है, वो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक तरह से आसान क्वेश्चंस भी आप कह सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस भी कह सकते हो, जीके के क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। एचपीटीसीटी कमीशन के अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जो कि फरवरी में होने वाला है 2026 में, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास के लिए हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और विज़िट ज़रूर करना है चैनल के ऊपर कि बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ चुकी हूँ मैं पहले भी और इम्पोर्टेंट है सभी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अगर अभी तक नहीं किया है या आप नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर, ठीक है? जीवी मावलकर जो थे ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है? ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो ये लोकसभा के या सॉरी भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो वो आपने याद रखना है 51 और 52 में, ठीक है? 51 और 2 में ये पहली बार भारत में चुनाव हुए थे 51-52 में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारत के संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो भारत के संविधान का संरक्षक जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी क्या है, ठीक है? या संविधान की आत्मा क्या है? तो वो हम कहते हैं प्रस्तावना को, ठीक है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या फिर संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मताधिकार कौन-सा अधिकार है, ठीक है? यानी कि किस प्रकार का अधिकार है? मताधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये अधिकार है राजनीतिक अधिकार। अच्छा, भारत में कितने वर्ष निर्धारित किया गया है वोट देने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए? तो वो किया गया है 18 वर्ष, ठीक है? 18 वर्ष से आगे की जितने भी बालक हैं, बालिकाएँ हैं, मतलब 18 एज जैसे ही क्रॉस होती है, तो उनको वोट देने का अधिकार जो है वो मिल जाता है, ठीक है? तो मताधिकार की एज है 18 इयर्स और मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये राजनीतिक अधिकार है, ठीक है? एक तरह से राजनीतिक अधिकार हमें मिला हुआ है, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में, ठीक है? 1967 में। अच्छा,
मैंने आपको बता दिया कि पहले चुनाव कब हुए थे 1951 और 52 में, ठीक है? तो हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, ठीक है? उस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो 1967 में ये चौथी बार भारत में चुनाव हुए थे, ठीक है? ये आपने याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लघु संशोधन जो है, ऐसा कौन-सा संशोधन है जिसको लघु संशोधन कहा जाता है? तो भारत का कौन से नंबर का संशोधन ऐसा है, जिसको लघु संशोधन जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो हमारा देश है, उसका संविधान जो है, सबसे कठोर है, सबसे एक तरह से कठोर भी है, लचीला भी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि अगर हो सकता है कल को कुछ उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? तो लचीला एक तरह से संविधान बनाया गया है, एक तरह से कठोर भी है संविधान की जो मूल संविधान में बातें लिख दी गई हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। एक तरह से भारत एक का संविधान जो है, एक तरह से विस्तृत संविधान है, एक तरह से लिखित संविधान है, ठीक है? बहुत बड़ा विशाल संविधान है भारत का, ठीक है? तो ये जो कहा जाता है कौन-सा ऐसा संशोधन किया गया था जिसको लघु संविधान का नाम दिया गया था, ठीक है? तो लघु संविधान का नाम दिया गया था 42 अमेंडमेंट को, ठीक है? 42th नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी, जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसको कहा जाता है लघु संविधान संशोधन, ठीक है? क्यों कहा जाता है लघु संविधान? क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन में 3 महत्वपूर्ण वर्ड जोड़े गए थे और ये संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, ठीक है? प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन 42th नंबर का था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अम, एक वर्ड और था समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एक वर्ड और था, 3 वर्ड यानी कि जोड़े गए थे, ठीक है? तो वो तीनों ही वर्ड गुटनिरपेक्ष था, ठीक है? तो वो तीनों ही वर्ड जो थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और उनकी वजह से इसको लघु संविधान का नाम जो था वो दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तय करता है कि ये धन विधेयक है भी या नहीं? ठीक है? ऐसा विधेयक एक धन विधेयक जो है उसको पास करने का या उसको ये बताने का कि ये विधेयक जो है ये धन विधेयक है या नहीं है, तो वो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, ठीक है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये वो डिसाइड करते हैं कि ये विधेयक जो है ये धन विधेयक है या नहीं, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लघु संविधान का आपको पता चल गया कि 42th नंबर को लघु संविधान कहा जाता है, अमेंडमेंट को। तो ये मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ठीक है? संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है? तो भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार आते हैं हमारे जो एक तरह से नागरिकों को शक्तियाँ दी गई हैं, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, ठीक है? तो भारत के द्वारा तो ये भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार आते हैं हमारे जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और भी बहुत सारे हमारे टोटल अधिकार हैं 6, ठीक है? तो पहले 7 अधिकार थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया था, ठीक है? तो इसमें भाग 3 जिसमें कि मौलिक अधिकार आते हैं उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों को रखा गया है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, ठीक है? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, ठीक है? और भारत के अगर राज्यों की संख्या पूछी जाती है तो 28 है, ठीक है? वो भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंचशील का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? तो पंचशील का सिद्धांत दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जिनके द्वारा प्रस्तावना का विचार भी दिया गया था, पंचशील का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ये हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है?
तो जवाहरलाल नेहरू जी वही हैं जिन्होंने 1930 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, और 14 नवंबर को इनकी जयंती होती है, जिसके ऊपर ये जो थे इन्होंने कहा है कि बाल दिवस मनाना है, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ये। तो बाल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, ठीक है? इनके जन्म दिवस वाले दिन मनाया जाता है। तो 14 नवंबर इनका जन्म दिवस है, ठीक है? वो भी आपने याद रखना है, और पंचशील का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। भारत आज़ाद भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का विचार जो है ये कहाँ से आया है? ठीक है? तो मैं आपको बहुत बार पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि भारत का संविधान एक ऐसा विस्तृत संविधान है, एक इतना बड़ा संविधान है कि दुनिया के जितने भी देशों के संविधान हैं, हर संविधान से कुछ ना कुछ जो है वो अडॉप्ट किया गया है। जो भी किसी भी संविधान की अच्छी चीज़ लगती थी उसको अडॉप्ट करके उसको एक तरह से गोद लेके भारत अपने संविधान में डाल लेता था, ठीक है? तो ये विचार जो था ये कौन से संविधान को देख कर के आया था? तो मौलिक अधिकारों वाला विचार जो आया था ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है? अमेरिका के संविधान से जो था वो ये लिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या कौन-सा ऐसा विचार था जो भारत के संविधान में उसको डाला गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है? वो भी आपने याद रखने हैं, और अमेरिका के संविधान से आए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? तो मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से आया है, लेकिन कौन से भाग में है ये? भाग 3 में है ये, ठीक है? मौलिक अधिकार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि युआन जो है ये किस देश की मुद्रा है, ठीक है? भारत देश की आपको पता है मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक है? भारत देश की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, और नेपाल की मुद्रा भी रुपया है, ठीक है? तो वो भी आपने याद रखना है। लेकिन चीन जो है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं युआन, ठीक है? युआन जो है वो यूज़ किए जाते हैं चेन में, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईवीएस से रिलेटेड है, भूगोल का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड जो है वो लगते हैं, ठीक है? वो भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध जो है ये कौन-सी नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है ये बनाया गया है सतलुज नदी के ऊपर, ठीक है? सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध जो है वो बनाया गया है, ठीक है? तो और सतलुज नदी आपको पता है हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, लगभग 320 किलोमीटर का सफ़र ये हिमाचल प्रदेश में तय करती है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रख लेना है, सबसे लंबी नदी है सतलुज हिमाचल प्रदेश की, ठीक है? जीके का क्वेश्चन ये भी बनता है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों का शहर, भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? बहुत सारे ऐसे शहर हैं भारत के जिनको नाम दिए गए हैं अलग-अलग तरह के, जैसे कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है तो वहाँ पर आता है उदयपुर, जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, जैसे भारत की पिंक सिटी कौन है वो है जयपुर, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं कौन से शहर को क्या कहा जाता है, ठीक है? तो ये उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर, ठीक है? बहुत सारी झीलें होने के कारण उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर मैंने आपको बता दिया कि ये कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है? एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं पे कि दक्षिण भारत का जो है वो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयंबटूर को, ठीक है? कोयंबटूर जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वैसे भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है, ठीक है? वो भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुंदरवन डेल्टा का आकार क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है? त्रिभुजाकार है। एक क्वेश्चन त्रिभुजाकार से ही एक और बनता है, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो भी त्रिभुजाकार ही था, ठीक है? त्रिभुजाकार ही वो आकार था, ठीक है?
वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। त्रिभुजाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ कि सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार है और हड़प्पा सभ्यता का आकार भी त्रिभुजाकार ही है, ठीक है। वो भी आपने याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान, ठीक है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर है, तो ये है अफ्रीका में, ठीक है। अगर विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान आपसे पूछा जाता है, सबसे गर्म जगह आपसे पूछी जाती है, तो वो आएगा सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है। और अगर आपसे भारत का पूछा जाता है तो वो आएगा थार मरुस्थल, ठीक है। थार रेगिस्तान, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। थार मरुस्थल जो है ये सबसे गर्म मरुस्थल है भारत का, ठीक है। और सहारा जो है वो पूरे विश्व में सबसे गर्म है, अफ्रीका में है ये, ठीक है, लोकेटेड, ये भी आपने याद रख लेना है। चलिए अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की का जुड़वा ग्रह जो है ये कौन सा है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र ग्रह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला, और इसको जो है भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, इसको सांझ का तारा कहा जाता है, अम, सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये सूर्य से नंबर सेकंड पर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये जो एक अकॉर्डिंग टू साइज जो है ग्रह रखे जाते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो शुक्र है, सॉरी बुध है, और बुध के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो शुक्र आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। तो जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वो आता है ये शुक्र ग्रह, ठीक है। तो ये कितने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन रहे हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र होगा। सबसे जो चमकीला ग्रह है वो भी शुक्र है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन शुक्र ग्रह से बनते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ये सेम टू सेम पृथ्वी की तरह दिखने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का की शोक नदी कौन सी है, ठीक है। बंगाल की शोक नदी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनी हुई है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा पाई जाती है, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक है, वो भी आपने याद रखनी है। भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा, ठीक है। और डुरंड रेखा किन दोनों देशों के बीच में है, तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, वो भी आपने याद रखने हैं। पाक जल डमरू मध्य जो है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, वो भी आपने याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने आपको बता ही दिए। मेन भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन है, और डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा, और पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है, ये संधि है ये, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपने बतानी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये कब आई थी भारत में, कब इसका शुभारंभ किया गया था, तो आयुष्मान जो भारत योजना है 2018 में आई हुई है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया योजना जो है 2014 की है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि अटल पेंशन योजना जो है इसको कब चलाया गया था, तो 2015 में इसको चलाया गया था।
एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग भी 2015 में ही आया था। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? वो भी आपने याद रख लेना है। चलिए ये 3-4 योजनाएँ हैं, इनको पढ़ लेना है और भी इम्पोर्टेंट जो भी आपको योजनाएँ लगती हैं, जैसे सुकन्या योजना है, एक तरह से मनरेगा योजना है, बहुत सारी योजनाएँ हैं, ठीक है? वो भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को राज्य धर्म किसने बनाया था? तो ऐसा कौन-सा राजा था जिसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना लिया था? बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अशोक एकमात्र ऐसा राजा था जिसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना लिया था। क्योंकि अशोक ही एकमात्र ऐसा राजा था जो बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कलिंग का युद्ध जो कलिंग जो अब वर्तमान में उड़ीसा में है, ठीक है? तो कलिंग का युद्ध करके जो है वो उसने उसको 5वां प्रांत बनाया था अपना। तो जो कलिंग में जो रक्तपात उसने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो रक्तपात नरसंहार उसने देखा था, उसको देखते हुए उसके उसके बाद उसने अपना मन चेंज किया था। उसने अपने मन को ये बना लिया था कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वो बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बना दिया था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने जो है वो श्रीलंका में किसको भेजा था? तो श्रीलंका में उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था, ठीक है? वो भी आपने याद रखने हैं प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी में, ठीक है? कन्याकुमारी में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जो कि एक सुंदर बहुत सुंदर सा एक पर्यटन स्थल है, ठीक है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है? ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन-सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा यानी कि सबसे अंदर जो है वो है मेरियाना गर्त, ठीक है? ये प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, ठीक है? सबसे गहरा जो बिंदु है पृथ्वी का वो है मेरियाना गर्त, ये आपने याद रखना है और ये प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। तो आई होप कि आज की क्लास के क्वेश्चन सभी आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। इसी तरह की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके ज़रूर जाएँ और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको अ, मेरी क्लास जो है वो कैसी लगती है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, बाकी की क्लासेस जो भी हैं उनको भी जाकर ज़रूर देखें। सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली, तो भी आप एक सीटेट के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, वो उसको भी जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। शुरू से मैंने थ्योरी के रूप में आपको सब कुछ एसएसटी के नोट्स जो हैं वो पढ़ाए हुए हैं। तो आज की क्लास ज़रूर बताएँ मुझे कि कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।